Yes, attention everyone. So we have Dipanshu Jindal with us and he has secured rank 38 in the Civil Services examination. Let us give him a big hand. In second attempt I cleared Haryana Civil Services. तो उसमें रैंक 6 आया था। तो फिर अभी वो साथ साथ जॉब ही कर रहे थे। तो उसमें साथ साथ जॉब कर रहे थे, साथ साथ ये तैयारी मेंस में। इस बार बस ये था टाइम उतना नहीं दे पा रहे थे जॉब की वजह से, बट लार्जली जीएस वगैरह ठीक था। जो दो चीज़ों पे काम करना था फिर वो किया। तो इस बार कॉमर्स में भी इस बार वो हैं हाईएस्ट मार्क्स हैं। कितने मार्क्स बने कॉमर्स में? 285। हाँ, तो वो इस साल के हाईएस्ट हैं। एंड एथिक्स में भी 120 हैं। और जो फोरम की एमजीपी लिखते थे तो उसमें भी रैंक जब आता था ना अच्छा एकदम, एथिक्स में तो मेरे हिसाब से 1 या 2 रैंक भी आया है 2 बार। तो मेरे को बड़ा होता है कि यार ठीक जा रही है तैयारी, काम कर लेंगे इस बार। तो इस बार वी वर होपफुल कि अच्छा आ जाएगा रैंक। वैसे हाँ, अब पढ़ना इज द लास्ट थिंग यूड वांट टू डू। नहीं, मैं तो सर बुक्स कोई भी से चूज करो। फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स हो रहा। देवदत्त पटनायक वाली पढ़ ली है ये? सीता रामायण आई हैव रेड उसका, अमीश त्रिपाठी की रामायण ट्रायलॉजी। दिस इज वो अलग है, वो कंप्लीट फिक्शन है ये। वो तो काफ़ी बढ़िया है वो अलवर वाला थिंग ना, क्योंकि यहाँ से कल्चर थोड़ा बच्चे का अच्छा, वहाँ इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वारन से तो अच्छा ही होगा। हाँ, वहाँ तो बढ़िया है। Yes, attention everyone. So we have Dipanshu Jindal with us and he has secured rank 38 in the Civil Services examination. Let us give him a big hand. So though he will share it himself, but I just want to also share with everyone that long back the first few people to join forum in a limited capacity was one person known as Vijay Saraswat. Okay, so Yo-Yo Choti Singh उनका बड़ा popular user name था। And then it was he who had said कि सर आप लोग राजेंद्र नगर में है ना, he was working in Gurgaon with us, so you should start something in Rajendra Nagar because of him. And see, many years later I suddenly get a message from Vijay Saraswat. So he got into IPS, then he got into IAS. He says कि sir, my wife Ritika's brother has written for the exam this year. I said what happened? बोला सर मैंने दोनों साल उसको MGP के लिए भेजा था। मैंने हुआ क्या? बोले सर उसकी 38 रैंक आ गई। Seeing you very soon. And then I meet his brother-in-law a few years later. So very happy. So Dipanshu, first is, can you just briefly tell us about yourself, your childhood, your background, who else is in the family, and your basic education till 10th, 12th and college? मेरा मतलब I was born in Patiala, पंजाब. My mother and father's family सारी वहीं से ही है. Then he used to work in Nestle Moga factory ना. तो पूरी स्कूलिंग नर्सरी से लेकर 12th तक I have studied from local school वहीं पे. Then I graduated from Shri Ram College of Commerce, Delhi University in 2022. BCom ऑनर्स ही किया था। फिर दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन यूपीएससी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2023 में सीसैट नहीं हुआ था, एक आधे नंबर से जो 2023 में आया था ना पेपर। बट फिर उसमें जीएस में ठीक था स्कोर, उसमें 120 समथिंग था। फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार चलो बढ़िया देते हैं दोबारा से, स्ट्रैटेजी लार्जली ठीक है, थोड़ा सीसैट वाला मिसअप हो गया। तो फिर 24 में नेक्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दिया, उसमें इंटरव्यू भी हुआ बट आई मिस्ड द फाइनल लिस्ट। तो फिर उसमें कॉमर्स में थोड़ा सा रिक्वायर्ड था काम और एथिक्स में काम थोड़ा सा रिक्वायर्ड था। तो फिर अभी 2 ही महीने थे, इस बार तो शायद 3 महीने थे। और साथ साथ इन सेकेंड अटेम्प्ट आई क्लियर्ड हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो उसमें रैंक 6 आया था। तो फिर अभी वो साथ साथ जॉब ही कर रहे थे। तो उसमें साथ साथ जॉब कर रहे थे, साथ साथ ये तैयारी मेंस में। इस बार बस ये था टाइम उतना नहीं दे पा रहे थे जॉब की वजह से, बट लार्जली जीएस वगैरह ठीक था। जो दो चीज़ों पे काम करना था फिर वो किया। तो इस बार कॉमर्स में भी इस बार वो हैं हाईएस्ट मार्क्स हैं। कितने मार्क्स बने कॉमर्स में? 285। हाँ, तो वो इस साल के हाईएस्ट हैं। एंड एथिक्स में भी 120 हैं। और जो फोरम की एमजीपी लिखते थे तो उसमें भी रैंक जब आता था ना अच्छा एकदम, एथिक्स में तो मेरे हिसाब से 1 या 2 रैंक भी आया है 2 बार। तो मेरे को बड़ा होता है कि यार ठीक जा रही है तैयारी, काम कर लेंगे इस बार। तो इस बार वी वर होपफुल कि अच्छा आ जाएगा रैंक, बट 38 आ जाए चलो ये तो नहीं कोई सोचता है। ये बताइए, how did you get inspired to prepare for civil services? Was it your दीदी या फिर उसके पहले भी सोचा था? या ट्रू स्टोरी? स्टार्टिंग से ही था थोड़ा सा ना, क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियली वी वर वेरी स्टेबल। फादर की अच्छी एमएनसी जॉब थी, वॉज जनरल मैनेजर वहाँ पे। तो ये होता था कि यार भी ठीक है। एंड मेन थिंग वॉज बोथ माई मतलब पेरेंट्स दे पास्ड अवे
मतलब व्हेन आई वाज गिविंग माय बोर्ड्स ना 12th के, तो पहले फादर की हो गई डेथ एंड 2 महीने में ही मम्मा की भी हो गई। तो फिर उस टाइम पे काफ़ी कश्मकश और ये सब टर्मोइल सा चल ही रहा था, ऑब्वियसली डिज़ास्टर्स सा था थोड़ा सा। पर ये था कि ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम एक रैबिट होल में चले गए। दैट वाज बिकॉज कि एक अच्छी अपब्रिंगिंग थी, वैल्यू सिस्टम्स ये सब बढ़िया थे। तो ये था कि यार कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास वो सर्कमस्टांसेस, वो जो हैंड होल्डिंग पेरेंट्स की या जो रिसोर्सेज भी हैं वो नहीं होंगे, और वो इस कारण से गलत या रैबिट होल में वो जा रहे होंगे। तो मेरे को ये होता था कि यार अब हमारे पास सारा कुछ है, अच्छा है, सारा फाइनेंशियली अच्छा है, घर है, पढ़ाई अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो एटलीस्ट इतने लेवल तक कोशिश करें कि सबको पहुंचा दें, ताकि ये ना हो कि कोई सर्कमस्टांसेस का मारा हो कोई बच्चा, कि मान लो फॉर दैट रीज़न वो पढ़ नहीं पाया या अपना काम जो भी उसका मन था वो नहीं कर पाया, एंड साइड बाय साइड वो कॉलेज शुरू हो गया। जैसे 12th के बोर्ड्स के टाइम पे मम्मा पापा की हुई डेथ, और कॉलेज में फिर एनएसएस में मैं बहुत एसोसिएटेड रहा। एनएसएस में हम क्या करते थे, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जो शादीपुर यहाँ पे स्लम है आगे ही जाके है, तो वहाँ पे हम पढ़ाने आया करते थे बच्चों को, और उनका ओवरऑल कोई हेल्थ का, जैसे वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो गए है ना, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का वो देना और बच्चों को पढ़ाना। तो उससे लगता था कि यार इनके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी की कमी है, ये बच्चे हार्ड वर्किंग, ये टैलेंटेड बच्चे हैं, बस या तो पैसे की कमी है या अपॉर्चुनिटी की कमी है। और वो 2 बच्चे जिनको मैं पढ़ाता था ना, दे गॉट इनटू एसआरसीसी, और एक का दौलत राम कॉलेज में हो गया। फिर मेरे को थोड़ा सा तो क्लैरिटी आई कि यार बड़े स्केल पे कर सकते हैं, करने को एनजीओ भी ज्वाइन कर लेते अपना लगा के, बट उसका स्केल काफ़ी छोटा होता और स्कोप भी थोड़ा कम होता। तो सरकार में ऑलरेडी इतना इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम है, अब सरकार का बजट 50 लाख करोड़ है, कोई कंपनी नहीं मैच कर सकती वो चीज़, और साथ में ही कोविड भी हो गया था उस टाइम पे। तो जो सरकार के प्रति ट्रस्ट है ना लोगों का, वो हम खुद से नहीं गेन कर सकते, हमें सारा कुछ स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पे बनाया, बंदे हायर करने पड़ेंगे, सबका काम डिफाइन करना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऑलरेडी करके दिया है, तो उनको बस अच्छे लोगों की ज़रूरत है कि भाई आओ और अच्छा काम करो। तो ये थोड़ा सा फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। डाउट्स आते थे कई बार भी, चलो भी सारे बैचमेट्स बढ़िया बढ़िया जॉब कर रहे थे एमएनसीज में, एसआरसीसी में तो पैकेज भी बढ़िया लगता है, बट फिर लार्जली यही था कि यार मनी इज़ नॉट एन इशू, तो उसके अलावा कुछ करते हैं बढ़िया। फोरम है, इसके बारे में कैसे पता चला था आपको? फोरम से तो मेरे को दीदी और जीजू ने मतलब बोला था, क्योंकि मेंस के लिए तो जो एमजीपी में तो और भी बहुत बच्चों को पर्सनली भी और वैसे भी शुरू से ही बोल रहा हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ जो कह लो मॉडल आंसर या जो इवैल्यूएशन है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू यूपीएससी लेवल। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि उससे अच्छी मतलब कोई हम मेंस की कर सकते हैं। तो एमजीपी मैंने पिछले साल भी दिया और इस साल भी दिया था, इवैल्यूएशन भी बढ़िया है और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, और प्रैक्टिस वही मतलब जो बढ़िया हो जाती है ना। अमन सर से फिर मेंटरशिप के लिए मिले, तो उनके भी बढ़िया मतलब जो भी वो चीज़ें बताते थे, वेरी हेल्पफुल। मतलब मैं तो बोलूँगा कि GS वॉज नॉट एन इशू फॉर मी, बिकॉज यहाँ पे मेरा ठीक रिजल्ट आ रहा था MGP में, सो वी वर लाइक कि भाई इस यहाँ ठीक आ रहा है तो इट्स फाइन। कि फिर एथिक्स और कॉमर्स पे काम करना था ज़्यादा। वंडरफुल। तो यहाँ पर मेंटरशिप का आपका एक्सपीरियंस किस तरह का था? जैसे ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन करते थे या कैसे करते थे आप? क्लासेस वगैरह इन जनरल भी जो मैं करता था ना, मैं ऑनलाइन ही मैंने तैयारी करी है लार्जली, और टेस्ट भी मैंने ऑनलाइन लिख के मैं अपलोड कर देता था। अमन सर से मैं 2 बार 3 बार मिला हूँ, जैसे क्या 2-3 टेस्ट लिखे ना इकट्ठे करके उनको भेज दिए, ही वुड यूज़ टू मतलब जॉट डाउन द पॉइंट्स, वो कॉल पे बता देते थे कभी कभी। जब मैं अब तो मैं चलो सर्विंग ही था ना वहाँ, एक्चुअली हरियाणा में मैं जॉब कर रहा था, वैसे ही कॉल पे होता था सारा बातचीत, और जब कभी आए तो बैठ के आधे घंटे में फटाफट वो बताते थे चीज़ें, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। एकदम मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, एंड मतलब आई रेकमेंड कि MGP तो ज़रूर ही करें बच्चे। दो आपने उतनी विफलता देखी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने आसपास कई दोस्तों को देखते होंगे, ये वो आपने हरियाणा PCS भी 6th रैंक लेकर निकाला है, लेकिन कई लोगों को देखते होंगे, कई बच्चों को देखते होंगे जो प्रीलिम्स में ही थोड़ा फंस जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 2-3 गलतियां जो आपके मित्र कर रहे हैं, जूनियर्स कर रहे हैं, कि प्रीलिम्स में फंस जा रहे हैं, और कैसे उससे बाहर निकले? प्रीलिम्स के लिए मतलब थोड़ा सा मैं अगर बताऊँ ना, मेरा कोई प्रीलिम्स अटका नहीं है कभी। बाकी स्टेट सर्विसेज का भी ना, मतलब आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर UPSC और
यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में 120 स्कोर मेरा रहा है जीएस में अभी 3 सालों में, जब कट ऑफ तो काफ़ी कम आ गई है। तो दीदी यूज टू लाफ कि जब कट ऑफ उस टाइम पे जाती थी ना 115 116 जाती थी, देन दे यूज टू स्कोर 118 120, और अभी कट ऑफ 75 80 जा रही है मेरे, तब 120 आ रहे हैं। तो प्रीलिम्स का ना प्रैक्टिस तो है देखिए रिक्वायर्ड। और नॉलेज में को गलती एक क्या कर रहे हैं ना, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस पता नहीं क्यों हो गया है। करंट अफेयर्स से अगर डायरेक्ट फैक्चुअल भी मतलब मान लो 5-10 क्वेश्चन भी पूछ लिए तो दैट शुड नॉट डिसाइड कि हमारा अटेम्प्ट मतलब क्लियर होगा या फेल होगा। स्टैटिक की रिवीजन कर नहीं रहे हैं, और दूसरी चीज़ है सोर्सेज 10-10 जगह पकड़ रहे हैं बच्चे। तो वो मैं हर बार बोलता हूँ, बच्चों को भी काफ़ी बार बोलता हूँ कि वो चांदनी चौक टू चाइना वाला डायलॉग है कि मुझे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो 1000 बार प्रैक्टिस की है। तो एनसीईआरटी और ये एक स्टैंडर्ड बुक ही है, ज्योग्राफी की जीसी लियोंग है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम वगैरह है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, तो रगड़ दी थी, मतलब इतनी बार पढ़नी है। मतलब आप अगर चलोगे, अगर आपको देखने को ना, आप जीसी लियोंग और लक्ष्मीकांत को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे मेरी वाली कि उसकी क्या हालत है, कि इसमें क्या है। तो लिमिटेड सोर्सेज नंबर ऑफ टाइम्स वो करो, एक तो लिमिटेड सोर्स रखो, नंबर ऑफ टाइम्स करो, और एक वही चीज़ की प्रैक्टिस थोड़ी सी है रिक्वायर्ड। अब इसी तैयारी में मतलब यूपीएससी की इतनी वास्ट तैयारी हो रखी थी, तो राजस्थान वाला मेरा प्री और मेंस क्लियर था, अभी इंटरव्यू हमने छोड़ दी, चलो इधर रिजल्ट आ गया। ईपीएफओ का एपीएफसी वाला क्लियर था प्रीलिम्स, उसकी इंटरव्यू अब छोड़ देंगे। यूपी का क्लियर है, पंजाब का भी क्लियर है, हरियाणा का तो मैं चलो सर्व कर ही रहा हूँ। ऑल दिस विद ओनली यूपीएससी की तैयारी। मतलब जब वो स्पेसिफिक स्टेट एग्ज़ाम की हमें अलग से वो नहीं करनी पड़ रही है तैयारी, यूपीएससी की इतनी वास्ट है, तो मेरे को लगता है कि कहीं एरर वहीं पे हो रहा है कि आप मल्टीपल सोर्सेज रेफ़र कर रहे हो और वो रिकॉल नहीं आपके माइंड में हो पा रही हैं चीज़ जब आप आंसर देने बैठ रहे हो। तो लिमिटेड सोर्सेज और नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा। स्टैटिक पे मेरे को तो लगता है ध्यान कम है बच्चों का, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है। और मेंस एग्जामिनेशन में मतलब दो यू हैव मिस्ड बाय वेरी स्मॉल मार्जिन इंटरव्यू दिया है, बट फिर भी क्या 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारा स्कोर जो है कम से कम 430 440 450 प्लस टू गेट ए टॉप रैंक आपको 450 प्लस या तो वहाँ करना पड़ेगा या ऑप्शनल में मान के चलिए अगर टॉप 50 टॉप 100 के अंदर सोच रहे तो 450 प्लस तो करना चाहिए। है। हाँ। तो मतलब क्या अगर 5-7 बातों का क्या ध्यान रखें ताकि हमारा स्कोर। मेन बात दो तो वो सेम ही हैं जो प्रीलिम्स और मेंस की हैं। लिमिटेड सोर्स रखें आप, 10 जगह से 10 चीज़ें पढ़ेंगे वो नहीं आप पेपर में उतार पाएंगे। पेपर में इतना कम समय होता है कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, सोचना है कि क्या लिखोगे और उसको लिखना भी है। वहाँ पे तो सिर्फ हाथ और माइंड चलता है, मतलब आप ये नहीं है वहाँ पे 2 मिनट बैठ के सोच रहे हो कि इसमें मैं क्या लिखूँ। उसकी प्रैक्टिस आपको बिफोर हैंड करनी पड़ेगी। सोर्सेज अपने लिमिटेड रखें, एक एक चीज़ पकड़ लें कि भाई मेरे को तो ये करनी है, प्रैक्टिस करें। मेंस टेस्ट सीरीज़ एमजीपी तो ज़रूर ही ज्वाइन करें, मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा है। और एक ये रखें, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, कई बार शुरू में मेरे को भी होता था कि मान लीजिए 3 घंटे फिनिश हो गए, एक क्वेश्चन बचा है, तो मेरे को होता है कि चल कोई नहीं, मैंने तो प्रैक्टिस करनी है ना। अभी अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा और मान लो यही क्वेश्चन पे मतलब माइंड हमारा गेम्स खेलता है हमारे साथ। एक स्ट्रैटेजी ये बना लो, 3 घंटे ख़त्म, पेन डाउन। मतलब आप एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे 3 घंटे से ज़्यादा। उससे क्या होता है ना, ब्रेन को पिंच होती है वो चीज़ कि यार जो क्वेश्चन आता था ना वो मेरा छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि मैंने आगे वालों में टाइम वेस्ट कर दिया। सो द मार्जिन बिटवीन अ वेरी गुड आंसर एंड गुड आंसर का मार्क्स में बहुत कम है मार्जिन, बट वो टाइम ज़्यादा ले जाता है, तो वो आपको फिर एंड में ख़राब करेगा। और जो चीज़ें हैं बाकी, जैसे बच्चे उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं कि 1 to 10 करूं, फिर 11 to 20 करूं, 11 to 20 पहले करूं, फिर 1 to 5 करूं, फिर 5 करूं। एथिक्स में बहुत होता है ये कि केस स्टडी पहले करूं, थ्योरी करूं, फिर कोटेशन वाले करूं, क्या करूं। मेरा उस चीज़ में मेरा मतलब माइंड नहीं ज़्यादा, मतलब 1 to 20 पेपर सेट हुआ है, चेक 1 to 20 होना है, तो हम क्यों फिर इधर उधर करने हैं। तो सिंपल और पेज वाइज मार्क्स है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पन्ने पर मार्क्स हैं। 10 मार्कर के 2 पेज हैं, 15 मार्कर के 3 पेज हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि लास्ट वाले क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा है? पेज वाइज ही टाइम है आपका, तो रादर देन वो हाँ, तो 7-11 का छोड़ के आप पेज वाइज देखो कि भाई 2-2.5 मतलब 3 मिनट में मैंने एक पेज अच्छे से लिखना है। तो वो थोड़ी चीज़ें हैं जो काम होंगी, और वो आप जब ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह दोगे वो आपकी खुद बिल्ड हो जाएंगी। नोट्स वगैरह मैं ज़्यादा बनाता नहीं था, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से ही पढ़ता था। मतलब नोट्स मेरे से बनते नहीं थे, मेरी वीकनेस है ये कि मैं ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं लिख तो आप एमजीपी के भी सॉल्यूशन के नोट्स नहीं बनाते थे? नहीं, लिख दिया, आगे नंबर छोड़ दिया मतलब
एनालिसिस ओवर वही मतलब अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप। तो सॉल्यूशंस वगैरह अगर पढ़ते थे तो क्या उसी में अंडरलाइन कर लेते थे? जो क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता था एमजीपी का, मतलब बिल्कुल ही उसका कुछ नहीं पता है और वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसका मॉडल आंसर देख लिया, इवैल्यूएशन थोड़ी देख ली ऊपर ऊपर से कि जो कोर पॉइंट्स है ना, अब कोई भी पर्सन इवैल्यूएट करेगा ना, मैं करूँगा या आप करोगे, अगर हम 10 चीज़ें लिखें कि यार मैंने इसमें 10 बच्चे को इम्प्रूवमेंट्स बतानी है, वो 10 की 10 अलग अलग होंगी लार्जली, और जो लार्जली सेम होंगी वो हमें खुद भी पता लग जाएंगी कि अब अगर आप पेज पे 3 ही पॉइंट लिख रहे हो तो वो कोई भी पर्सन बताएगा और वो आपको भी पता होना चाहिए। जो यूनिक चीज़ें हैं वो इतनी यूनिक हैं कि आप अगर वो सारा कुछ करने लग जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो टेक एवरीथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा बैलेंस बना के, सिंपल रख के स्ट्रैटेजी। कोई बहुत ही मेजर फ्लॉ है, मान लीजिए कि आपकी डायग्राम्स अच्छी नहीं आ पा रही हैं, एग्जांपल्स नहीं आ पा रही हैं, अब वो श्रुति शर्मा मैम के टाइम के बाद तो मतलब मस्ट है ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ों पे थोड़ा काम मतलब करना पड़ेगा, वो इसमें इवैल्यूएशन में लार्जली पता लग जाएगा। बिल्कुल बारीक एनालिसिस नहीं ज़रूरत है कि भाई बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देना है, वो इम्प्रूव कर भी नहीं पाओगे, थोड़ा तो नेचुरल आपका एलिमेंट निकलेगा ही। तो हमने वो ध्यान में रखना है कि जो अपनी स्ट्रेंथ है वो तो हम दर्शाएं ही, जो अपनी वीकनेस है उसको कंट्रोल करके रखें। और दीपांशु, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी वर्किंग भी हैं मतलब, तो और मतलब दिन में जैसे कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, या अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते थे, लेट नाइट स्टडी करते थे? हाउ डिड योर डे लुक लाइक बिफोर प्रीलिम्स एंड बिफोर द मेंस एग्जाम? ज़्यादा कोई रिजिड था नहीं, मतलब कोशिश मैं करता था कि बहुत अच्छा एक आइडियल शेड्यूल फॉलो करूं, पर वो हो ऑब्वियसली नहीं पाता है। बैकग्राउंड लार्जली ठीक था मेरा, जनरल नॉलेज वगैरह का ना, क्योंकि ओलंपियाड्स वगैरह ये सारे दे रखे थे, तो मेरे को लगता था कि माइंड ज़्यादा मेरा फास्ट मतलब घूमता है, तो मतलब 8-1 घंटे इज़ फाइन मेरे लिए। 10 घंटे रेयरली मैं बोलूँगा। 8 घंटे क्वालिटी मतलब इतनी सिटिंग आवर्स होते थे या सिटिंग आवर्स ज़्यादा होते थे और 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी होती थी? 8 घंटे सिटिंग आवर्स होते थे, पर आई वुड से कि वो ऐसे होते थे कि मतलब 12-14 घंटे के बराबर होंगे किसी के, मतलब बट दैट इज़ बिकॉज थोड़ा बैकग्राउंड वैसे था कि जल्दी एनसीईआरटीज़ बचपन में ही इतनी बार पढ़ी, मतलब जैसे छोटे होते भी ना क्लासेस में, सीबीएसई में भी, तो तब भी बच्चे गाइड्स वगैरह फॉलो करते थे, मैं एनसीईआरटी ही करता था तब भी, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार इतने बड़े बड़े लोगों ने बैठ के इकट्ठे बनाई है, कोई जेएनयू का, कोई मिरांडा का, कोई डीयू का, कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल जो नामी लोग हैं, सबसे टॉप का है। हाँ, सबसे टॉप का है, एंड इट इज़ एन ऑफिशियल सोर्स। पार्लियामेंट में चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है कि क्या होना चाहिए इसमें, तो मेरे को लगता था कि, और मेन बात क्या है ना, बच्चे जो प्रीलिम्स की अपन बात कर रहे थे पहले कि बच्चे क्यों फंस रहे हैं, उनको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही यूपीएससी की, क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट गाइड्स से पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज जो एनसीईआरटी बना रही है वो कमेटी भी वही है, सारे लोग जो टॉप के लोग हैं वही सरकारी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और वही लोग पेपर भी बना रहे हैं, मतलब तो वो लैंग्वेज आपको जब वो पढ़ोगे, आप डायरेक्ट सोर्स पढ़ोगे, मतलब एक वो फिलॉसफी में भी होता है ना, श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर तो एनसीईआरटी मतलब श्रुति है वो डायरेक्ट भगवान का बोला हुआ है तो उसको आप पढ़ो मेरे हिसाब से, फिर ही लैंग्वेज आपको थोड़ी ना समझ आएगी यूपीएससी की, दैट इज़। और रूटीन की बात करें, कोई रिजिड ऐसा रूटीन नहीं था, मॉर्निंग पर्सन था मैं, बट ऐसा भी मॉर्निंग नहीं कि 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, 7-1 बजे अपना उठो, आराम से बढ़िया चिल करो, नहाओ दो अपना, फिर पढ़ाई करो। और फिर मेरी सिटिंग कम होती थी, मतलब अगर हम बोले ना कि जैसे टिपिकली वो होता है कि यार 14-15 आवर्स 16 आवर्स ऐसे, मतलब मेरे से होती ही नहीं थी वो स्टडी। मेरे को होता था कि आप क्वालिटी वाइज प्रोडक्टिव अच्छा करो, और वो कुल्हाड़ी वाली जो स्टोरी है ना लकड़हारे की, कि वो पाइल काटते थे दोनों 8 घंटे, पर वो एक घर पे जाता था 2 घंटे आराम करता था और कुल्हाड़ी अपनी तेज़ करता था। तो मैं तो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह भी सारा, और दोस्तों से कर ली बात, नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स थे मेरे, यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है मेरा फ्रेंड्स का या पीयर ग्रुप का जैसे होता है ना, तो बट आई वुड से कि ये सारी बातें मतलब टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। आपका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा पहचानो। और जहाँ पे भी डिलेमा है कि न्यूज़पेपर करूँ कि कुछ और करूँ, पीटी करूँ, नोट्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ, क्या करूँ, स्टैटिक ज़्यादा करूँ, करंट अफेयर, तो थोड़ा सा मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी स्ट्रैटेजी जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो और वो नेचुरली आपको आ रही है,
जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग या मैं भी बोल रहा हूँ उस कारण से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे न्यूज़पेपर है, मैं PT 365 मैं नहीं कर पाता था बिल्कुल भी। मेरे को इतनी इन्फो डेंस लगती थी ना, मतलब अगर एक पेज भी पढ़ूंगा मेरे को लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। तो न्यूज़पेपर मैं शुरू से ही पढ़ता था, मतलब 8, 9, 10 से, तब छोटे लेवल का, मतलब जैसे कुछ लोकल ट्रिब्यून वगैरह पढ़ लिया, और अब हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, मतलब आज भी मतलब मान लो मैं न्यूज़पेपर अपना पढ़ के आया हूँ, मतलब इट्स अ हैबिट फॉर मी। और मेरे को होता था कि स्टोरी पता होनी चाहिए चीज़ों की क्या है। स्टोरी जब तक आपको नहीं पता, अब जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स में इस साल क्वेश्चन पूछ ले कि CNG और LPG में किस में ब्यूटेन प्रोपेन किस में यूज़ होता है, या वो मैच द फॉलोइंग पूछ ले कि प्रोपेन किस में होता है और मिथेन किस में होता है। सो दैट इज़ लिंक्ड विद अभी क्या US ईरान में चल रहा है। वो क्रूड ऑयल का पूछ ले कि सॉफ्ट कौन सा होता है, सार कौन सा होता है, स्वीट कौन सा होता है। तो वो चीज़ें ना, मतलब UPSC वहाँ से डायरेक्ट करके वो पूछता है। तो जब तक आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा ना, आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। स्टोरी नहीं आएगी तो एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। आते तो एट द एंड ऑफ द डे 25-30 क्वेश्चन ही है जो आपको डायरेक्ट हिट होते हैं। मान लो लक्ष्मीकांत NCERT से जो डायरेक्ट आ गए, बाकी तो आपको एलिमिनेट ही करने पड़ेंगे। एलिमिनेट तब कर पाओगे जब आपको स्टोरी पता होगी। PT करोगे, इतनी इन्फो डेंस, इट्स लाइक डिक्शनरी। आप कह रहे हो कि मैंने वोकेबलरी अच्छी करनी है अपनी, तो मैं डिक्शनरी रट रहा हूँ। वोकेबलरी तब आएगी जब आप थोड़ा मूवी सीरीज देखोगे, बातें करोगे इंग्लिश में टूटी फूटी, तो आएगी वोकेबलरी, रादर देन डिक्शनरी याद करोगे। तो वो चीज़ मेरे को लगती थी कि थोड़ी सी आप उसमें करें। रूटीन मेरा लार्जली मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल ही था। मतलब अगर आप वैसे देखोगे तो शायद बच्चे डिमोटिवेट से ही ना हो जाएं कि भाई ये तो बिना पढ़े, मतलब आपके 8 घंटे किसी के 14 घंटे के बराबर होने चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। 8 घंटे मतलब जिस समय जॉब था उस समय कितने घंटे पढ़ पाते? जॉब अभी जैसे 3rd अटेम्प्ट में तो साथ जॉब के ही दिया था, तो मेरा ये होता था कि सुबह अपने 2-3 घंटे निकाल लो। सुबह का टाइम क्या है, सारे सो रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं है, ना कोई फ़ोन करेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई नहीं है, फ़ोन मतलब कोई ऐसा। शाम के टाइम पे क्या होता है, या जो इवनिंग में पढ़ाई जो जॉब के साथ साथ इवनिंग में करते हैं, कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। कोई ना कोई होगा जो अपने ऑफिस आवर्स एक्सटेंड करके अपना काम कर रहा होगा, और उसको आपसे काम होगा, वो फ़ोन करेगा, कोई वीडियो कॉल मीटिंग होगी, VC होगी, कुछ काम किसी को याद आएगा कि यार आज ऑफिस में कर नहीं पाया, इसको देख लो, या दीपांशु इसमें क्या करना है। तो जूनियर सीनियर सारे शाम को तो हो जाता है, मतलब सुबह सारे चिल हैं, सारे सो रहे हैं, अपना तब निकाल लो। और मेरे को लगता है थोड़ा सा, चलो पर्सनली, कि सुबह की जो पढ़ाई है वो 1.5-2 टाइम्स है जो आप दोपहर में या इवनिंग में। और इवनिंग में वैसे भी थक जाओगे, माइंड वैसे ही जॉब, चलो HCS वगैरह की तो होती है, स्टेट सर्विसेज की तो कह लो इक्विवेलेंट ही है, जो मतलब प्रेशर है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो उसमें मतलब थक तो जाओगे ही। तो फिर शाम में आने के बाद फिर पढ़ते थे या सुबह के 2-3 घंटे? 2-3 घंटे आराम से अपना डिनर विनर किया, ऑफिसर के साथ, सीनियर के साथ किया, शांत हुए, घर पे बात करी, और फिर 2-3 घंटे पढ़ लिए। स्लीप से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते थे। तो जनरली जब से ऑफिस से थक कर आए तो फिर क्या कोई पावर नैप लेते थे, या फिर जनरली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी? नहीं, मेरे को बोला है काफ़ियों ने कि पावर नैप लेनी चाहिए, तो उससे मतलब थोड़ा, एक तो भूल जाओगे जो ऑफिस का सारा टेंशन वाला लूप चला हुआ है वो भूल जाओगे, फ्रेश फील करोगे, ऐसा लगेगा कि न्यू डे है। पर मैं ले नहीं पाता हूँ मतलब आफ्टरनून नैप या इवनिंग नैप ना। मेरे को होता है एक प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप ली जाए, बट दैट शुड बी योर ओन, मतलब आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगता है। दिस वर्कड फॉर मी, एंड चलो अभी ठीक आ गया रिजल्ट, तो अपन बोल सकते हैं कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरे को होता था कि यार 8 घंटे 7 घंटे तो एटलीस्ट लेनी ही चाहिए अपनी स्लीप। वंडरफुल। और क्या क्या डिजिटल डिवाइसेस यूज़ किया आपने तैयारी में, जैसे फ़ोन, लैपटॉप या टैब, या कैसे? पहले स्टार्टिंग 2 अटेम्प्ट्स में लैपटॉप पे मैं वो जो न्यूज़पेपर के ना एवरनोट पे मैं बना लेता था। बिल्कुल, जैसे मान लो एक न्यूज़पेपर में से 3-4 चीज़ें, मतलब डेली 3-4 चीज़ें नोट कर ली, उसका वही क्लिपिंग वहाँ लगा दी। और लैपटॉप पे ही बाकी क्लासेस वगैरह भी, जैसे कॉमर्स की थी, रैंकर्स की क्लासेस, वो कर ली। MGP वगैरह तो चलो वो तो लिखना ही होता था, उसमें तो कोई वो नहीं था। उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में मैंने टैब ले लिया था अपने 2nd अटेम्प्ट के बाद ना। तो टैब में फिर मैं न्यूज़पेपर पहले फिजिकल पढ़ता था, फिर अब मैं टैब पे ही पढ़ता हूँ। तो उसमें फटाफट जो भी स्क्रिबलिंग वगैरह करनी होती है वो अब
टैब इज़ फाइन अभी तो, मतलब वो आपका फ़ोन भी है, वो आपका लैपटॉप भी है, इजी टू कैरी है। अब पहले इतनी मतलब बुक्स होती थी, मान लो लक्ष्मीकांत है, जीसी लॉन्ग है, इतनी बड़ी बड़ी, या एनसीईआरटीज़ का इतना बड़ा चिट्ठा होता था, वो सारा अब ऑनलाइन, तो एनसीईआरटीज़ फ्री ही हैं। तो मतलब टैब कैरी करना है, आप मान लो इधर भी हो, जैसे मैं जॉब कर रहा था, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, क्योंकि बार बार टू एंड फ्रो जाना पड़ता था, तो आपको बस टैब उठाना है। गाड़ी में मैं तो अपना कोशिश करता था, फील्ड में जा रहे हैं, गाड़ी में अपना न्यूज़पेपर फिनिश कर लो, तो ये हेल्प रही मेरे हिसाब से तो टैब की। पेपर 4 में केस स्टडीज़ को लेकर क्या अप्रोच था दीपांशु? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था मेरे को ये, मतलब मैं ना, अगर आप इन जनरल बाकी चीज़ें भी पूछोगे, उतना साइंटिफिक कोई अप्रोच नहीं है। इट इज़ वेरी जनरल एंड इंटीग्रेटिव। केस स्टडी में मेरे को होता था कि यार देखो, जैसे हम काम करते हैं एक्चुअल में फील्ड में जाके, वी शुड नो कि कौन कौन इससे अफेक्ट हो रहा है, जो हम स्टेक होल्डर्स का करते हैं। अब तो केस स्टडीज़ में क्या है, 3-4 क्वेश्चन वो खुद ही पूछ रहे हैं। तो मेरे को ये, चलो अमन सर ने भी बात बताई थी कि जब 2 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं केस स्टडी में, देन वी शुड ट्राई एंड मेंशन अदर थिंग्स फॉर ब्राउनी पॉइंट्स। स्टेक होल्डर लिख दिए, डिलेमा लिख दिए, इश्यूज पूछे हैं तो कुछ और उसमें ऐड कर दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज बना दिए, कोई एग्जाम्पल्स भी। मैं तो मतलब पार्ट ए की जो हम एग्जाम्पल्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, कि मान लीजिए उस ब्यूरोक्रेट ने ये अच्छा किया, मैं तो केस स्टडी में भी मैं वो, अगर उससे लिंक्ड है तो मैं वो लिख देता था उसमें एंड में, उसके कंक्लूजन में, या आज के टाइम पे क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कोई इशू आ रहा है, तो वो कर देते थे कि भाई दिस विल हेल्प इन रिजॉल्विंग ये, या कोई सजेशन बना दिया एंड में। तो ये, और अगर वो 4-5 क्वेश्चन खुद ही पूछ रहे हैं तो स्टार्टिंग से, क्योंकि पेज कम रह जाएंगे अगर आप ये सब करोगे ऐड, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी इस बार थी। थोड़ा डायग्राम्स अच्छे बना दो, मतलब वो जो वेइंग स्केल होता है वो बना दिया, स्लाइड बना दी, वो सब चीज़ें, मतलब वो तो हो ही जाएंगी, मतलब डिस्कस। वंडरफुल। तो दो यू रीच्ड इंटरव्यू, आपने सेकंड स्टेज में इंटरव्यू दिया था उस समय, फिर भी कभी ऐसा होता था कि अब लग रहा है कि शायद सिलेक्शन ना हो, या ऐसा मतलब लगता था, रेगुलरली लगता था, क्योंकि स्ट्रैटेजी भी मेरी थोड़ी सी मैं बोलूँ शायद डिफरेंट थी। भी पीटी नहीं करनी, पीवाईक्यू नहीं करने, नोट्स नहीं बनाने, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो पीयर ग्रुप भी नहीं होता था, तो कई बार लगता था कि यार थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम है उसमें। बट फिर वही है, थोड़ा अपने आप को समझाना ही पड़ता था। जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट की बात करी ना, भी थोड़ा सा अपने आप को अगर हम समझाएं, थोड़ा बैठें अपने साथ कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और करना यही है। प्राइवेट में मतलब ज़रूरत नहीं है करने की, चलो मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एनजीओ में वही बात थी, मतलब क्लैरिटी थी इस चीज़ की कि यार जैसे एमसीक्यू में होता है ना, हम बता रहे हैं भी 25 क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, बाकी तो एलिमिनेट करने हैं। तो मेरे लिए बाकी ऑप्शंस एलिमिनेटेड थी कि यार प्राइवेट नहीं, एनजीओ नहीं, खुद का बिजनेस नहीं, तो सर्विस के लिए यही बेस्ट है यूपीएससी। तो इस वजह से थोड़ा सा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सीसेट रह गया, उस पर काम किया। एक ये भी चीज़ है कि जो एक बार गलती हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। अब सीसेट में एक आधे नंबर से रहा था मेरा 2023 में, और फिर उसको इतना रगड़ दिया था, अगले साल मेरे 140 मार्क्स थे सीसेट में। हाँ। और फिर सेकंड अटेम्प्ट में एथिक्स और कॉमर्स में मेरे कम थे। कॉमर्स में आई स्कोर 235 लास्ट ईयर उस वजह से, और एथिक्स में मेरे थे 97। तो इन दोनों, अदरवाइज जीएस वगैरह में सब में ठीक था, एसए वगैरह में। तो मेरे को था कि भाई अब ये दोनों बचेंगे नहीं, मतलब तो फिर अब इन दोनों को रगड़ा। एथिक्स में अभी 120 एंड देन कॉमर्स में 285। वंडरफुल। तो वो ग्रेट। और दीपांशु, मैं सबसे ये पूछता हूँ कि मतलब कई लोग तैयारी करते हैं लेकिन मिडवे है ना, ठीक है, आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिला कि आपका इंटरव्यू कॉल आया, फिर आपको पता चला कि थोड़े मार्जिन से यू हैड योर ओन मोटिवेशंस, बट स्टिल मतलब क्या एक दो चीज़ें हैं, एक दो क्वालिटीज़ जो आपको लगता है कि जिससे आपको मदद मिली टू सस्टेन। अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो कम से कम 4 इयर्स तो दिया ही इस एग्जाम को, तो ये 4 साल अपनी प्रिपरेशन सस्टेन करने के लिए व्हाट आर द 2 or 3 गुड क्वालिटीज़ विच यू थिंक यू हैड? तो कई बार आप देखोगे कि यार दोस्त यहाँ तक आते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्या लगता है कि वो 2-3 गुण क्या होते हैं? 2-3 तो टेक्निकल इश्यूज हैं जो हमने बात करी कि सोर्सेज लिमिटेड रखो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, थोड़ा रूटीन अपना फ्लेक्सिबल रखो, ज़्यादा साइन, ये तो हो गए टेक्निकल चीज़ें। क्योंकि आपकी फैमिली में 2 और आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो आप भी देख रहे हो कि लोग जो निकल रहे हैं, और आपके साथ आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जो कोई प्रीलिम्स में रुक जा रहे हैं, कोई मेंस में रुक जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद इतने हतोत्साहित, इतने डीमोटिवेटेड हैं कि आगे वो नहीं कर रहे। पर्सनैलिटी वाइज देखो, एक तो पहले आपको क्लियर तो होना ही पड़ेगा कि क्यों करना है।
आपने, बिकॉज जब सारा कुछ टूट जाएगा ना, फॉर एग्जांपल जैसे अब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा तो इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू वाज ऑन द लास्ट डे 17 अप्रैल, एंड देन 22 को रिजल्ट आ गया, एंड देन अगले ही मंथ मतलब लेस देन 30 डेज थे कि हम मतलब दोबारा प्रिपेयर करें। तो मेरा वो क्लियर था कि यार करना तो यही है और कुछ तो करना नहीं है, तो फिर चुपचाप अपना पढ़ाई करो, जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करो। तो एक ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए। और एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन ऐसे नहीं कि डिसिप्लिन को बहुत ना नेगेटिव कॉनोटेशन से हम देखने लग गए कि डिसिप्लिन मतलब 14 घंटे पढ़ाई, 16 घंटे पढ़ाई, वो रील्स आजकल चल रही हैं, लाइव स्टडी चल रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं कि लाइव हम सारे इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे। मतलब मेरे को नहीं लगता था कि दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट। डिसिप्लिन मतलब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, और जब आपने अपना माइंड शांत करना है, रिफ़्रेश करना है, तो उसके टाइम वो। बच्चे क्या है, पढ़ाई के टाइम टेंशन हो रही है कि यार पढ़ाई मेरी हो नहीं पा रही, मेरा माइंड थक चुका है, पर मैंने 10 घंटे आज के पूरे नहीं किए हैं, तो पढ़ाई हो नहीं पा रही पर 10 घंटे पूरे हो रहे हैं। और खेल कूद के टाइम टेंशन हो रही है पढ़ाई की कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा रह जाएगा, तो मैं माइंड फ्रेश। तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और खेल कूद के टाइम खेल कूद। मतलब मेरा तो ये रहता था कि माइंड का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास फरारी है, भगाई जा रहे हैं, तेल नहीं डलवा रहे, इंजन ऑयल नहीं डलवा रहे, तो ये सारा थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं ना, जैसे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम, ये इंजन ऑयल्स हैं आपके। तो ये पर्सनालिटी में मैं तो यही आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। और थोड़ा सा जो हम इंटेग्रिटी वगैरह एथिक्स में हर जगह स्प्रिंकल करते रहते हैं, खुद के साथ थोड़ा तो इंटेग्रिटी के साथ आपको रहना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पता है कि आपने ट्रू तैयारी नहीं करी तो ज़्यादा दुख होगा। अब जैसे सेकंड अटेम्प्ट में दुख ये था कि यार ठीक है कॉमर्स में रह गया या एथिक्स में रह गया, पर ये दुख नहीं था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। पता था कि यार ये गलतियाँ हैं, इनको ठीक करना है, बिकॉज आई वॉज ट्रू टू माई ओन थिंग, है ना। वो ज़रूरी है। वो जो कश्मकश में फंसे रह जाते हैं ना कि यार करूँ नहीं करूँ, एक बार कर लिया आप तो एक बार उसको अच्छे से कर लो चीज़ को। और जो बच्चे आप कह रहे हो ना कि थोड़ा स्टक हो गए हैं, मान लीजिए प्री नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सीक गाइडेंस, आप देखिए कहाँ लैक कर रहे हैं। और एक मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि स्टेट सर्विसेज आप ज़रूर दें। मतलब अभी जैसे गोल ठीक है, हमारा प्लान ए यूपीएससी है, तो इट्स नॉट अ प्लान बी। प्लान ए हमारा सर्व करना है। यूपीएससी इज अ पाथ टूवर्ड्स गोल। जैसे अलग अलग रिलीजन्स है ना, पाथ टूवर्ड्स वन गॉड, तो प्लान ए इज सर्विस। प्लान भी होता अगर आप बोल रहे कि यार मैंने बैंक पीओ के देने हैं, या मैंने आर्मी में जाना है, या मैंने खुद का बिजनेस, दैट इज प्लान बी। प्लान ए आपका टीयर्ड हो सकता है कि सर्विस करनी है। टीयर्ड में नंबर 1 टीयर इज यूपीएससी। जैसे बैंक्स की क्लासिफिकेशन कर दी ना कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो यूपीएससी और फिर टीयर्स हैं इसके। एंड इन नो वे दिस इज लेस जो स्टेट सर्विसेज है ना। अब जैसे मैं तो चलो सर्व कर रहा हूँ, मैं अपने उससे बता सकता हूँ कि स्कोप उतना ही है, स्केल भी अच्छा है इम्पैक्ट करने का, और आपको प्रैक्टिकल बहुत फील्ड में हो जाएगी नॉलेज। मैं तो मेंस और इंटरव्यू में उतार के आता था सारी चीज़। इंटरव्यू में मैंने कितनी बार एग्जांपल दिया कि जी मैंने तो ये वहाँ किया है, मैंने तो ये वहाँ किया है, और हम इसको ट्राई कर रहे हैं करने की। और मेंस में भी मैं तो एग्जांपल्स जो भी होती हैं, तो दिस विल हेल्प। सेफ्टी सिक्योरिटी तो मिलेगी ही, और एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, मेरे हिसाब से इट हेल्प्स। तो वो करें तो आप वो लूप में नहीं फंसेंगे। कई बार क्या होता है कि ठीक है यूपीएससी नहीं हो रहा है बच्चे से, तो डीमोटिवेट इस वजह से ना, यूपीएससी इज़ नॉट द एंड गोल। मतलब अब जैसे मान लो मैंने यूपीएससी अब कर लिया तो ख़त्म थोड़ी हो गया, मतलब काम अभी है। क्योंकि सर्विस करनी थी। तो एक पाथ टूवर्ड्स गोल है, तो आप थोड़ा मेरे हिसाब से तो दूसरे चैनल्स एक्सप्लोर करें। Actually, that's very good of you. And now we have the success bell. ठीक है, so go and ring it as many times as you like. अच्छा, इसको तो मैं खिलाता हूँ तुम्हें। अरे रुको, मैं खिलाता हूँ आपको। खाइए खाइए। Do well in life and may God give you all the happiness and joy. Thank you so much. Thank you so much.